हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग डीडीयू यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें पहला क्वेश्चन था द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑफ। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें से पूछा गया है कि किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, बंद कोट निकालना है। तो आपको बता दूं, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये फार्मूला होता है, सिंपली इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये, इसको नहीं इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला देखें ऑप्शन N2। तो N2 में N नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है नाइट्रोजन से। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। NO की बात की जाए तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं लेकिन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें है, नाइट्रोजन में। ठीक है, 2 पाई 1 सिग्मा। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट हो जाएगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट बेस। तो इसमें बात की जा रही है सॉफ्ट बेस की। हार्ड और सॉफ्ट बेस हसब एक थ्योरी होती है, हसब थ्योरी के थ्रू हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्योंकि ये जो है ना, ये है एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। तो उससे मिला है बेस, तो ये हार्ड बेस है। और NO3 जो है नाइट्रिक एसिड से मिला है। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो H प्लस रिमूव किया, NO3 माइनस लिखा है, तो ये बेस जो है हार्ड है। ये कार्बोनिक एसिड से मिला है, H2CO3। जब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालोगे 2 प्लस, तो CO3 पे 2 माइनस चार्ज आएगा, तो CO3 2 माइनस लिखा है, ये भी हार्ड है। ये किससे मिलता है, CH3COOH। ठीक है, यहाँ से H प्लस बाहर निकला और CH3COO माइनस, ये तुम्हारा हार्ड बेस है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको। जब H प्लस लिखा हो उसका मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन, ये है हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन जो है ये सॉफ्ट बेस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। इसमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। तो आपको बता दें, लुईस एसिड, देखो लुईस एसिड, हम लोग एसिड की डिफिनेशन पढ़े थे। जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लुईस एसिड की बात की जाए तो लुईस ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती हैं वो एसिड की जैसे ट्रीट करती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं वो बेस की तरह कार्य करती हैं। जितनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी वो सब एसिड के जैसे कार्य करेंगी, एसिड, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड। और जितनी निगेटिव चार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, रिचनेस है इलेक्ट्रॉन की, तो वो कैसे ट्रीट करेंगे, लुईस बेस की तरह, लुईस बेस। अब देखो इसमें दूर से ही दिख रहा है ऑप्शन डी में निगेटिव चार्ज Cn माइनस। तो जहाँ निगेटिव चार्ज होगा वो कैसा होगा, लुईस बेस होगा। इन सब की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। AlCl3 इस तरह से, एल्युमिनियम से 3 Cl जुड़े हुए हैं, क्लोरीन। तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट देखिए कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड के, 2 इसके, 2 इसके, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। तो ये कैसा है, ये लुईस एसिड है। ठीक है, पूछा है फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज। तो सीधा ऑर्बिटल की डिफिनेशन ही पूछ लिया गया। तो इसमें मैक्सिमम होती है, जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, या हिंदी में बोलते हैं कक्षक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज व्हिच वुड शो द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर। तो आपको बता दें, जो जेनान टेट्राफ्लोराइड होता है ये स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज होती है, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। जेनान
एक इनर्ट गैस है, तो इसके पास जो बैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें 4 फ्लोरीन इस तरह से जुड़े हुए हैं, जेनान टेट्राफ्लोराइड नाम है इसका, और 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। इसमें जब रूल लगाओगे हाइब्रिडाइजेशन का तो 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। ठीक है, जिसके थ्रू ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। क्वेश्चन नंबर 6, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनान इन XeOF2 मोलिक्यूल्स। तो देखो ये जो जेनान है इससे 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस तरह से, और 2 लोन पेयर हैं इसके पास, और इधर एक क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन। तो इसमें देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, इसमें भी बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 2 हैं। तो इसका भी क्या आएगा? sp3d आएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा है। आप अगर हमारा लेक्चर देखे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन के साथ में क्या प्रेजेंट हो? फोन या FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एटम प्रेजेंट होंगे तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने चाहिए। तो इसमें पूछा इंट्रामोलिकुलर। बताए थे आपको 2 प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंट्रामोलिकुलर, एक इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? जो विद इन द मोलिक्यूल हो, मोलिक्यूल के अंदर ही हो जाए, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर बिटवीन द 2 एटम्स या 2 मोलिक्यूल्स या 2 कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें देखते हैं, पहला है H2O। तो H2O में आपको बता दें इस तरह से H2 का स्ट्रक्चर होता है। H2O का ये जल का स्ट्रक्चर है, वाटर का। ऐसे इसके पास लोन पेयर होते हैं। ये दूसरा वाटर का मोलिक्यूल है। तो इसमें देखो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। तो ये बिटवीन 2 मोलिक्यूल, मतलब इंटरमोलिकुलर। कैसा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। ठीक है, 2 मोलिक्यूल के बीच में बन रहा है। ठीक है, बात करें ऑप्शन बी की H2S, तो सल्फर। अब देखो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है लेकिन सल्फर नहीं कर सकता, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। ना इसमें एंटर होगी ना इंटरा होगी, क्योंकि मैंने बताया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही कर सकते हैं हाइड्रोजन से। तो ये आपका ऑप्शन ही रॉन्ग है। अगला है ऑप्शन सी 2 नाइट्रोफिनॉल और ऑप्शन डी 4 नाइट्रोफिनॉल। तो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। ये है आपका फिनोल। ठीक है, ये फिनोल है। इसमें एक ऑप्शन है 2 नाइट्रोफिनॉल। तो जहाँ पे OH लगा है फिनोल, वहाँ से हम लोग नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 कार्बन है, नेमिंग करेंगे। तो 2 नाइट्रोफिनोल पे मतलब सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर 2 नाइट्रोफिनोल का। अब इसमें देखिए ये जो NO2 है इसको दिखा रहे हैं हम बॉन्ड के थ्रू। एक ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो NO2 में अब यहाँ OH का H और NO2 ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो ये विद इन द मोलिक्यूल बन रही, एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो रहा है। तो ये कैसा होगा? इंटरमोलिकुलर, मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें ऑप्शन डी की 4 नाइट्रोफिनोल की, तो 4 नाइट्रोफिनोल में क्या होगा? इसी तरह से एक फिनोल बनाएंगे हम लोग OH, और इसमें 4th पोजीशन पे लगा देंगे NO2 ग्रुप। अब यहाँ भी देखो विद इन द मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन इसमें डिस्टेंस काफ़ी है। इसमें देखो पास पास हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ होती हैं, लिमिटेशन होती है कहाँ तक वो बन सकता है। तो इसमें डिस्टेंस काफ़ी, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन कैसी होगी? एक दूसरा इसी तरह का मॉलिक्यूल होगा 4 नाइट्रोफिनोल। ठीक है, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो इसके बीच होगी विद इन द 2 मोलिक्यूल, बिटवीन 2 मोलिक्यूल्स। तो ये भी कैसे हो जाएगी? ये भी एग्जांपल हो जाएगा इंटरमोलिकुलर का। पूछा है आपका इंटरामोलिकुलर, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर और H2S में होता ही नहीं है क्योंकि सल्फर बना नहीं पाता हाइड्रोजन बॉन्ड। और 2 नाइट्रोफिनॉल में इंटरामोलिकुलर है जो कि पूछा है, इंटरा
मोलिकुलर, और 4 नाइट्रोफिनॉल में वाटर के जैसे इंटरमोलिकुलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फॉर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कॉइंड बाय, द टर्म, फॉर्म नहीं यहाँ पे टर्म है, द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कॉइंड बाय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों गलत हैं, राइट ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। एक साइंटिस्ट थे टिंडल ने दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो टर्म है ये शब्द टिंडल ने दिया था, तो इसमें अभी मतभेद है। अब जो सही माना जाएगा, हो सकता है सबका सही करेक्ट माना जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिडिक रेन। जो अम्ल वर्षा होती है एसिडिक रेन, उसमें आप लोगों को पता ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें रिक्त स्थान है, भरने दिया है, फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें पूछा है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो आपको पता ही होगा, दिन भर फ़ोन ही यूज करते हो, जब डाटा की प्रोसेसिंग करते हो तो एक से दूसरे में क्या प्रोसेस किया जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है, या कंप्यूटर को प्रोसेस कर दोगे, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग थोड़ी ना करोगे, तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपसे न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, ठीक है, ऑक्टेट से ज़्यादा हो, या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो आपको निगेटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका CN नेगेटिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और कैसे, देखो न्यूक्लियोफाइल, फाइल मीन्स होता है लब, न्यूक्लियस से लब करने वाला। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से लब कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। बात करें AlCl3 की, तो इसको अभी बताए ही थे, Al से 3 Cl इस तरह से जुड़े हैं। इसमें जो एल्यूमिनियम है, इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 2 4 2 6 ही है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, तो ये कहाँ है, तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कार्य करेगा। H3O+ लिखा है, अगर यहाँ पे H2O लिखा होता तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाता, लेकिन यहाँ H3O+ है, तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ दिखे वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। BF3 सेम ऐसे ही बनेगा, बोरान से 3 F जोड़ दो, तो बोरान के पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान और एल्यूमिनियम ये एक ही ग्रुप से आते हैं, आपको पता ही होगा, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, तो इस तरह से देखो कि एक ही ग्रुप से हैं। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोलिक्यूल ही बनाते हैं कंपाउंड। ये जितने भी इनके मिलेंगे तुमको यौगिक, वो सब कैसे मिलेंगे, सब इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एक प्रकार की एनर्जी है, और जितनी भी एनर्जी होती है केमिस्ट्री में एनर्जी को मोल के रूप में मापते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें है ग्राम पर मोल। देखो ग्राम, ये ग्राम किसका मात्रक होता है, ये यूनिट होती है ग्राम मास की, द्रव्यमान की। ठीक है, तो मास थोड़ी ना, यहाँ तो एनर्जी की बात की जा रही है, तो एनर्जी को जूल में मापते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द Px, Py and Pz ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एज दे हैव। जो Px, देखो P ऑर्बिटल जो होता है, यस ऑर्बिटल में एक कक्षक होता है केवल, P में होते हैं 3, 1 2 3, Px, Py, Pz। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनकी तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए जब कोई एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है p ऑर्बिटल में, तो हम ये कहते हैं चाहे Px में भर दो, चाहे Py में, चाहे Pz में, क्योंकि तीनों की एनर्जी इक्वल होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो चाहे आप यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, चाहे यहाँ भर दो, कहीं भी सही माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, ये कंप्यूटर का है, आपका कंप्यूटर साइंस से पूछा गया है। ये ROM, रोम स्टैंड्स फॉर, तो ये रोम का फुल नेम जो होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर यहीं पे पूछा होता RAM, रैम, तो इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स अ। जब लेटरल
ठीक है। लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो उसमें सिग्मा और पाई दोनों की पॉसिबिलिटी होती है बनने की। अब मैक्सिमम तो पाई बॉन्ड ही होता है, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिग्मा और पाई दोनों बन सकते हैं लेटरल ओवरलैपिंग से। ठीक है, BACPR थ्योरी पढ़ोगे आपको उसमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटिलीन इज। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है इस तरह से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अगर इससे पहले के हमारे लेक्चर आप देख रहे होंगे तो आपको 100% ये क्वेश्चन देखते ही कर लोगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। अगर पाई बॉन्ड कितने होंगे 1 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 2 तब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp। ठीक है, पाई बॉन्ड की संख्या 0 sp3, पाई बॉन्ड 1 sp2। अगर पाई बॉन्ड 2 हैं तो sp हो जाएगा। अब इसमें देखो 3 बॉन्ड से जुड़ा है एसिटाइलिन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है तो sp होगा। कैसा होगा sp। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है एसिटाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें 109.5 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें, जिसको कुछ नहीं आता, थोड़ी सी मैथमेटिक आती है अगर 9th 10th वाली तो वो भी निकाल लेता। आप देखो ये पूरा कितना होता है, किसी एक रिंग का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। अब जब sp3 कब होगा आपको पता ही होगा, मेथेन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, वहाँ पे पूरा जो रिंग होता है 360 डिग्री का होता है। एक मीथेन जो है CH4 ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 मतलब इस तरह से 4 हाइड्रोजन इससे लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए 360 में कितना होगा तो इसके थ्रू भी आप निकाल सकते थे। अगर मेथेन का भी पता था तब भी आप निकाल सकते थे कि इसका एंगल कितना हो जाएगा। तो इसका 109 होता है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो sp3 में तब होता है 104। तो यहाँ पे केवल sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल का पूछा है तो आंसर इसका A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेथेनॉल इज सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू। मेथेनॉल पानी में घुलनशील है क्यों? तो ये क्यों घुलनशील होता है? आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड नेचर के कारण, आयनिक बॉन्ड नेचर, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें देखो मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। अब जब इस मेथेनॉल के सॉल्यूशन लोगे तो सॉल्यूशन में करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, जुम 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 उसमें नाच रहे होंगे। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होगा, इसी तरह से दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा। इसको ऐसे बना लेते हैं, OH है। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। अब दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3CO और H। तो इसमें देखो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरह से। अब ये जल में पूछा है, वाटर में, तो वाटर में कैसे होगा HOH। तो मेथेनॉल का हाइड्रोजन और यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन, इसके थ्रू भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो बढ़िया मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसीलिए वाटर में सोल्यूबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following molecule is not an example of sp hybridization। आपको बता दें, हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2d हाइब्रिडाइजेशन, sp_d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे। तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है पहला वाला, इसके कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं। वो किस टाइप के होते हैं? AB2 टाइप के। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला पढ़े होंगे। AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इसमें देखो BeCl2 AB2 टाइप का है, Be को मान लो A और Cl को मान लो B, तो BeCl2 AB2। इसी तरह से देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और बात बता दूं आपको, ये जो बेरिलियम है ये 3 में कॉमन है। ठीक है, बेरिलियम से देखो 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो आप तो ऐसे ही देख के जान जाते हैं कि अगर बेरिलियम से कोई सही होगा तो तीनों सही होंगे, या गलत होंगे तो सब गलत होंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और बात बता दूं, जो ये बेरिलियम होता है क्या होता है? मेटल होता है। इस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में आता है, इस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में। बेटा मांगे
काला शर्ट बापराजी, ठीक, इस तरह से होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये जो है ये इस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में आते हैं, सभी मेटल हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम में क्या है, सब मेटल ही है, बेरिलियम भी मेटल है। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो ये जब 2 Cl से रिएक्शन करेगा तो ये सीधा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और 2+ के स्टेट में आ जाता है। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो निगेटिव की स्टेट में आ जाते हैं। तो इसमें देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2, इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए तो बचा क्या, 1s2, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ये समय 2 इलेक्ट्रॉन हो मैक्सिमम है, ये समय एक ही कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो समझ लो स्टेबल है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो जितने भी BeCl2 है, BeH2 है, BeF2 है, ये सब आयनिक स्टेट में है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। बात करें SnCl2 की तो ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। SN कहे शिव जी सुनो प्रभु, ठीक है। कार्बन सिलिकल जर्मेनियम और ये टिन होता है, फिर Pb लेड। तो इस तरह से देखा जाए SN आ रहा कार्बन वाले में, तो इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जबकि इससे 2 Cl जुड़े हैं तो इसके पास बॉन्ड 4 हैं, क्योंकि 2 Cl जब जुड़ेंगे इस तरह से तो 2 बॉन्ड बनेंगे, तो 2 2 4 हैं, इसका डुप्लेट नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम्पल नहीं है sp हाइब्रिडाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, संकरण में क्या शामिल होता है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर या सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको बता दें लड्डू वाला मैकेनिज्म पढ़ोगे ना कि एक यस लड्डू है, 3 पी लड्डू हैं और बूंद वाले लड्डू, उनको फोड़ के एक में मिक्स किया जाता है, फिर 4 बराबर के लड्डू बनाए जाते हैं। तो जितने भी लड्डू बनेंगे उसमें यस और पी दोनों के कैरेक्टर होंगे। तो इसका मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि sp3 कैसे बन जाता है, बताओ। इसमें एक यस ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं तभी तो बनता है। तो क्या हो रही है, sp3 कैसे बना, एक यस और 3 p से मिलकर बना, तो इनमें मिक्सिंग हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हाइब्रिडाइजेशन के रूल पढ़ोगे क्या रूल होते हैं तो उसमें मिलेगा आपको ये भी पॉइंट कि ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। डिटेल में लेक्चर पढ़ोगे तब समझ में अच्छे से आएगा। और क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, आराम से अगर पढ़ रहे हो तो कर ले जाओगे। और एक बात बता दूं, आप लोग लेक्चर देखते हो, मैंने अभी जितने भी जूलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें पढ़ाया है, तो लेक्चर को आप देखते हो 10 मिनट 15 मिनट देखते हो। अरे भाई इतना समय है तुम्हारे पास, 24 घंटे समय हर किसी के पास है। हम तुम्हारे एक लेक्चर को शूट करने के लिए 5 से 6 घंटे लगाते हैं, 2 से 3 घंटे कंटेंट तैयार करने में और 1 घंटे शूट करने में लगता है, उसको एडिट करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, टोटल 5 घंटे लगते हैं। और तुमको आधे घंटे का लेक्चर है वो पूरा नहीं पढ़ पाते हो, पता नहीं क्या है, क्या करते हो, समय नहीं है तुम्हारे पास, क्यों नहीं है भाई, पढ़ रहे हो तो समय तो होगा ही। आधे घंटे बैठ के बढ़िया से पूरा लेक्चर देखा करो, पीडीएफ चिल्लाते हो, सारे कंटेंट पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी से नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अभी इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग 40 मिनट का गया है लेक्चर, उसमें दुनिया में कोई भी एग्जाम हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता हो, अगर उस लेक्चर से बाहर हो जाए तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से गौर करके एक एक पॉइंट नोट किया करो और बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो डाइपोल मोमेंट, इसमें से कौन डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो बहुत ही ईजी है, देखो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, पहला है मेथेन का स्ट्रक्चर दिया ना CH4, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है हाइड्रोजन कार्बन में, और थोड़ा सा होता भी है तो ये इधर को खींचेगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से अपनी ओर खींचेगा, इधर भी खींचेगा और इधर से भी खींचेगा और इधर से भी खींचेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन नीचे लगा रहा, ये हाइड्रोजन ऊपर लगा रहा, तो ये एक दूसरे को जीरो कर देंगे। या हाइड्रोजन इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा, तो ये इसमें जीरो हो जाएगा ओवरऑल। बात करें CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4, तो CCl4 में CCl4 इसमें भी क्लोरीन जो होता है वो कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो ये ऊपर की ओर खींचेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ये इस साइड में खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा,
और ये अपनी ओर खींचेगा। इसमें भी सेम ग्रुप चारों ओर है, जितना क्लोरीन ऊपर खींचेगा उतना ही एक नीचे खींच रहा। इसमें जितना लेफ्ट में राइट में उतना इतना इंगी लेफ्ट में खींच रहा, तो इसका भी ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, ठीक है। तो इसमें CH CH और Cl3 3 क्लोरीन है, तो इसमें ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, लेकिन ऊपर है हाइड्रोजन, ये नीचे को लगाएगा, कार्बन खींच लेगा हाइड्रोजन से, लेकिन क्लोरीन कार्बन से खींच लेगा। तो इसमें क्लोरीन भी नीचे खींच रहा और हाइड्रोजन भी नीचे को ही दे रहा, तो ओवरऑल नीचे को होगा इसमें डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, CH Cl3 जो है इसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाकी जो लास्ट वाले का भी अगर डिस्कशन करें CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से होती है, तो इसमें देखो कार्बन से ऑक्सीजन इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा दोनों ओर, तो दोनों ओर बराबर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजोनेंस इफेक्ट। निम्नलिखित में से किसे अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े होगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़े होगे, रेजोनेंस एनर्जी पढ़े होगे, तो उसमें आप पढ़े होगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट ये जो है सिनोनिम्स होते हैं। इसके जगह पर रेजोनेंस इफेक्ट के जगह पर हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द डीलोकेलाइजेशन ऑफ। जो अति संयुग्मन होता है ये किसके डीलोकेलाइजेशन का, हाँ इसमें किसका डीलोकेलाइजेशन होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में देखो अगर पाई बॉन्ड है तो इसका इस तरह से कंजुगेशन होना चाहिए ना, पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तो इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मोलिक्यूल। इसमें से कौन प्लेनर है। तो फार्मेल्डिहाइड प्लेनर होता है। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HC+O और HCHO, ठीक है। ये फार्मेल्डिहाइड है तो ये प्लेनर स्पीसीज है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 जितने भी होते हैं वो सब प्लेनर होते हैं स्पीसीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से जो 2-मेथनॉल 2-पेंटेन है, 2-मिथाइल 2-पेंटेन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जिसमें कायरल कंपाउंड होता है, कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कंपाउंड जो होते हैं जिसमें किसी कंपाउंड में अगर एक भी कायरल कार्बन मिल रहा है तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन की चारों वैलेंसी जब डिफरेंट होती है, यहाँ पे A लगा है, यहाँ पे B लगा है, यहाँ पे C लगा है, यहाँ पे D, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, तब कैसा होगा, वो कायरल होगा। अब ऑप्शन इसमें देखो, पहला है 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH2COOH और यहाँ पे लगा है Cl। ये हो गया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इसको नंबर 1 दोगे, इसको 2, इसको 3 पे लगा है क्लोराइड, तो ये होगा 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें देखो कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। अगर इस कार्बन की बात की जाए तो C से डबल बॉन्ड O और इधर OH जुड़ा है और इधर क्या जुड़ा है, CH2, ठीक है। अगर बात किया जाए, अब यहाँ पे तो 3 ही हैं लेकिन 4 वैलेंसी हों वो भी डिफरेंट हों। अगर सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, मतलब एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे, तो इसकी 2 वैलेंसी तो डिफरेंट है। इधर मेथिल ग्रुप है और इधर COOH, लेकिन ऊपर नीचे हाइड्रोजन सेम हो गया। सेकंड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, CH3CHCOOH। यहाँ पे Cl लगाओगे जब सेकंड पोजीशन पे तो ये बन जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। 1, 2, 3 कार्बन के लिए प्रोप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है OH, तो प्रोप प्लस OH तो प्रोपेनोइक बन जाएगा, प्रोपेन प्लस OH प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ से नंबरिंग करोगे ये 1, 2, 3, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है ना, तो 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक
एसिड, ठीक है। तो इसमें अगर देखो तो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इधर मिथाइल ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे क्या है, Cl ग्रुप। तो चारों वैलेंसी इसकी डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 3 क्लोरोप्रोपेन को आप लोग बना के देख लो, एक कायरल इसमें कार्बन एक भी नहीं मिलेगा, और प्रोपेनोइक एसिड भी बनाओगे उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ये अच्छे से दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। एल्केन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू एसिमेट्री के कारण, या रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड आर डबल बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि जो एल्कीन होती है इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो रोटेशनेबल नहीं होता है, रोटेट नहीं कर सकते उसको, तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेशन नहीं हो सकता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को आप जुम जुम ऐसे ऐसे नचा सकते हो, लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसको नचा नहीं सकते हो, नचाओगे टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज HCN एंड CH3NH2H। ये दिया है हाइड्रोजन साइनाइड और क्या दिया है, मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन और हाइड्रोजन साइनाइड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आपको बताएं, जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCN, तो CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको बताए थे पाई इक्वल टू 0 तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3, अगर पाई इक्वल टू 1 तो sp2, अगर पाई इक्वल टू 2 तो sp, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट याद रखो, हर जगह अप्लाई करोगे सीधा आंसर निकल के आएगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास 1 सिग्मा और 2 पाई, तो जहाँ 2 पाई वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन, कैसा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर समझ में आया तो लिखो JMD, जय माता दी, ठीक है। तो इसके बीच में देखो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड मतलब sp। तो पहले में देखो हाइड्रोजन साइनाइड का sp, इसमें यहाँ भी sp, यहाँ भी sp, यहाँ भी sp, इसमें sp2 है तो ये तो पक्का गलत हो गया। अब बात करते हैं मेथिल एमीन की, तो मेथिल एमीन CH3NH2 और एक लोन पेयर। अब इसके पास देखो एक भी पाई बॉन्ड कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0 और हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका हो जाएगा sp3। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। हाइड्रोजन साइनाइड का sp और मेथिल एमीन का sp3, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट आपको आता है। देखो अगर तुम 10,000 क्वेश्चन कर लिए और पढ़े नहीं हो, लेक्चर नहीं देखे हो, कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो एग्जाम में जाओगे पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा, नहीं कर पाओगे। अगर कंसेप्ट आपके 10 मजबूत हैं तो उससे आप 10,000 क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, कंसेप्ट क्लियर करो बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है 29, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब बात किया जा रहा है एसिडिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर की, ठीक है। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया, इंडक्टिव इफेक्ट से। पहला है CCl3COOH, इसमें 1 2 3 4 कंपाउंड वही बार बार दिए गए हैं, तो आपको सबका मैं बता दूं। पहला है इससे 3 Cl जुड़े हुए हैं और COOH है, ठीक है। दूसरा है इसमें 2 Cl हैं, CCl2 और CH, एक हाइड्रोजन है, फिर है COOH। अगला दिया हुआ है Cl और कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन है, COOH। और लास्ट है आपका CH3, इसमें तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से और COOH। इस तरह के आपको कंपाउंड दिए गए हैं। तो इसमें बता रहा है कि कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बस निकालना है चारों कंपाउंड में, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो क्लोरीन होता है ये -I इफेक्ट लगाता है। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, डोनेट करता है, खींचता है। और जो H होता है, ये H पॉजिटिव, ये +I इफेक्ट लगाता है। कैसा, +I इफेक्ट। तो ये जो क्लोरीन होगा इसमें 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये तीनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी ओर खींचेंगे। तो जब कार्बन से खींचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से खींचेगा, ठीक है।
अब जब इस कार्बन से खींचेगा तो इसी तरह से लास्ट तक खींचते ही चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे खींचते चले जाएंगे इस ओर को। तो क्या होगा, यहाँ पे हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे ना, तो हल्का पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो ये H+ कब निकल सकता है, यहाँ से H तब निकलेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन ना मिले। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलते रहे तो ये क्यों जाएगा छोड़ के, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, मतलब यहाँ से H+ जल्दी निकल जाएगा, और जिसमें H+ जल्दी निकलेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा और ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें 2 खींचने वाले हैं, मतलब पहले वाले की तुलना में इसमें हाइड्रोजन थोड़ा देर से निकलेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड इसकी है। फिर उसके बाद में क्या है, इसमें एक ही क्लोरीन खींचने वाला है तो इसकी प्रायोरिटी थर्ड हो जाएगी। फिर लास्ट वाले में एक भी नहीं खींच रहे हैं और ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, क्या, और ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये देगा तो इस तरह से कार्बन के पास पहुँचे, कार्बन ऑक्सीजन को देगा, तो जब ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पहला वाला देखिए CCl3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड। तो इसका राइट आंसर पहला ही था, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। एसिडिटी पूछा है, ज़्यादा कौन एसिडिक होगा, जो जल्दी H+ आयन देते हैं वही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो जल्दी H+ आयन कौन देगा, पहला वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो राइट आंसर इसका पहला फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दिख नहीं रहा ज़्यादा तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। जनरली सिस आइसोमर हैज अ मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू द ट्रांस आइसोमर। तो आपको बता दूं, जब कार्बन पे सेम साइड में इस तरह से ग्रुप लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस, ठीक है। और जब एक इधर लगा हो एक इधर लगा हो इस तरह से, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं ट्रांस। तो इसमें पूछा है सिस आइसोमर हैज अ मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू द ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर इसमें लोअर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स विल प्रोड्यूस। ये है एक दो कार्बन एटम, इसके बीच में जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब होता है समान से विदलन, हिंदी में बोलते हैं कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर दोनों कार्बन पे जाएंगे। तो इसमें जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन पे एक एक क्या आएगा, इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्री रेडिकल इसमें प्रोड्यूस होंगे, मुक्त मूलक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में है डाइक्लोरोबेंजीन एटम्स इन 3 आइसोमर्स आर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। आउट ऑफ 3 आइसोमर्स वन विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट विल बी। डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। तो ये आर्थो पैरा वाला कंसेप्ट आपको बताए थे, अगर क्लास कर रहे होगे बराबर तो पता होगा। यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये है आर्थो और ये दोनों क्या हैं, मेटा, और ये क्या है, पैरा। ये आर्थो है, मेटा है, पैरा है। तो बात किया जाए अगर डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट अपोजिट वाले में तो हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। सबसे नज़दीक है आर्थो। अगर मान लो ये इधर को खींचे और ये भी इधर को खींचे तो एक ही साइड को लेके भागेंगे ना, तो इसमें मैक्सिमम चांस होंगे डाइपोल मोमेंट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थो आइसोमर। जो आर्थो आइसोमर होते हैं उसमें मैक्सिमम होता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम भी है क्योंकि आर्थो और कुछ मेटा भी शो करते हैं, मेटा में भी मैक्सिमम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें बताना है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हो, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। किससे, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से या इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट, पहले हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं, अगर वो फेल हो रहा है तो इंडक्टिव को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसमें देखो जो ज़्यादा डिग्री वाला होगा वही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देख लो इसमें 3 ही स्पीसीज दी गई हैं। पहला है CH3 मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल, और दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH
फ्री रेडिकल, और तीसरा दिया हुआ CH3 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल, 3 दिए हुए हैं। अब देखो जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। मिथाइल की बात की जाए तो इस कार्बन से एक भी कार्बन नहीं जुड़ा, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें बात किया जाए तो ये CH है, इससे 2 मिथाइल जुड़े हैं, CH3 ये फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें देखो इस कार्बन से, जिस पे फ्री रेडिकल है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, दोनों अल्फा कार्बन है। कैसे? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। और ये भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। बात किया जाए इसमें तो कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं, मतलब 3 कार्बन ऐसे जुड़े हैं इस तरह से, CH3 और CH3। तो इसमें 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों के पास देखा जाए कुल मिला के 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 9 है। जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके मैक्सिमम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और मैक्सिमम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जिसके होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी CH3 का होल थ्राइस वाला, फिर CH3 का होल ट्वाइस, फिर बाद में मिथाइल आएगा। तो इसमें देखो ये जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस C, फिर है CH3 का होल ट्वाइस C, फिर इसके बाद में है मेथिल फ्री रेडिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन विल बी मोस्ट स्टेबल? इसमें से कौन मोस्ट स्टेबल है? तो वही कंसेप्ट लगाओ। इसमें देखो C से केवल CH3 जुड़ा है, मतलब C से एक कार्बन जुड़ा, उसके पास 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। इसके पास 2 मिथाइल जुड़े हैं, 2 मिथाइल मतलब 3 और 3 6 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी कितने जुड़े हैं? नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि C के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यक्को हाइड्रोजन ना है, मतलब 3 ग्रुप मिथाइल ही जुड़े होंगे, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। जब 3 होगा तो क्या हो जाएगा? इसके पास 9 हो जाएंगे। अभी बताए थे ना, जब इससे 3 मिथाइल जुड़े होंगे, CH3 और ये कार्बोकैटायन है, 3 अल्फा कार्बन, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 9। ठीक, और इसके पास कितने हैं? 6। इसके पास एक ही मिथाइल जुड़ा है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। और इसके पास एक भी अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ये sp3 है तब, क्योंकि इसमें सॉरी sp3 नहीं, CH3 का होल थ्राइस अगर है तो, क्योंकि C के पास, कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि इसमें थ्राइस लगना चाहिए। ठीक है, अब ये करेक्ट होके आएगा। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ब्रेन यूज किए होंगे तो पक्का पता चल गया होगा कि यही राइट होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। अगला क्वेश्चन है 35। द CH बॉन्ड एंगल इन इथाइलिन। इथाइलिन की बात की जा रही, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इनके बीच में कितना एंगल होता है? किसके बाद बीच में पूछा गया है? CH, इसके बीच में। अगर बात किया जाए कार्बन और कार्बन के बीच, तो इसमें होता है 180 डिग्री, और बात की जाती है जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो इसमें कम होता है, 120 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 120 डिग्री। CH के बीच में 120 डिग्री, और 2 कार्बन के बीच में इथाइलिन में इसमें 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। ओस से टीपो एक ही ग्रुप से हैं सब, और हाइड्रोजन भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे? बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि इनका जो कितना इनको एनर्जी दिया जाए, हीट दिया जाए, जो ये बॉयल हो जाए जल्दी। ठीक है, तो वो हीट किसको ज़्यादा देनी पड़ेगी? जिसमें बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अभी बताए थे आपको, जब हाइड्रोजन के साथ में FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब H2 ये है जल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो, जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो तो सब में होगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर में होंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर वाला, ऑप्शन ए। इसमें सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। तो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल वाटर में होंगी, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डेज, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसको ये तो सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड कब फेवर होता है? आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल के थ्रू निकालते हैं। कोई एक मान लो LiCl, ये आयनिक कंपाउंड है, Cl माइनस और लिथियम जो है प्लस के रूप में रहता है। इस आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, आपको बता दूं जितने भी बॉन्ड होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो 100% नहीं होते हैं, कोई भी बॉन्ड 100% नहीं है। आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो जो आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसको फजान्स रूल के थ्रू निकालते हैं। और ये किसको फेवर करता है? जब एनायन लार्ज साइज का होता है, कैसा? लार्ज साइज का, और कैटायन स्मॉल साइज का होता है, कैसा? स्मॉल साइज का। तब कैसा होता है? तब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड में। तो ये किसको फेवर करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। आप लोग मेरा फजान्स रूल का 40 मिनट का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, चैनल में जाएंगे मिल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड, फजान्स रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इतना अच्छे से मैंने समझाया उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as we move from left to right in a periodic table, increase, decrease, remaining the same, none of these। तो आपको बता दूं ये आपकी होती है periodic टेबल। ठीक है, इस तरह से कुछ। जब periodic टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो इधर देखो पहले होती है इनर्ट गैस लास्ट में। ठीक है, इधर P ब्लॉक है, ये क्या है? P ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और नीचे होता है आपका F ब्लॉक, आप सबको पता ही होगा, और ये है S ब्लॉक। ठीक है, तो जब S ब्लॉक से P ब्लॉक की ओर भागते हो तो सबसे लास्ट में है इनर्ट गैसें होती हैं, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इधर से इधर जाने पर, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज। ठीक है, बढ़ता है जब लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, the energy needed to remove a single electron from an isolated gaseous atom is called। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की सीधा डेफिनेशन ही पूछ लिया है। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड। हम लोग ऐसे रट के जाते हैं ना डेफिनेशन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है जब कोई एक न्यूट्रल गैसियस सेपरेट एटम, आइसोलेटेड मतलब Cl2 के रूप में रहता है, ये आइसोलेटेड केवल Cl है, न्यूट्रल है, गैसियस स्टेट में है। इससे जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, Cl प्लस बनाओगे, ठीक है, गैसियस स्टेट में ही +1 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको हम बता दें, हमारा और आपका प्यारा सा एकदम क्यूट सा चैनल BSc वर्ल्ड, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हो, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है, इसको आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की जितने भी BSc से रिलेटेड हैं पूरे लेक्चर आपको दिए जाएंगे। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के पूरा जितना भी मटेरियल है सब प्रोवाइड किया जाएगा और अच्छे से पूरे लेक्चर मिलेंगे, बढ़िया पूरे फुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है, एकदम अच्छे से ब्रेन में सेट कर देंगे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट। तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ बढ़िया से बैठ के पढ़ाई करते रहो, लेक्चर देखते रहो और पूरा लेक्चर देखा करो। बार बार कहता हूँ आपसे, तभी आपका फ़ायदा होगा, मेरा कोई घाटा नहीं है। देखो, पूरा देखोगे फ़ायदा आपका होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।